हर हर महादेव साथियों, लव टचिंग स्टोरी में आपका स्वागत है। आप सुंदर अपने पसंदीदा कहानी मेरी जिंदगी हो तुम का 50वां भाग। जिंदगी की नींद अपने सही समय पर खुल गई थी और जैसे ही नींद खुली उसे अपने कंधे और बाहों के आसपास कुछ भार का एहसास हुआ। आंखें खोलकर देखा तो साहिर बिल्कुल बच्चों की तरह से उसे लिपटकर सोया हुआ था। साहिर का कर बिल्कुल उसके चेहरे के नीचे था। जिंदगी की आंखों के आगे रात की कुछ झलकियां तैरती गई थी, जिसको कन्फर्म करने के लिए हल्के से ब्लैंकेट उठाया तो आधी खुली हुई नींद पूरी तरह से खुल गई और तुरंत ही एक शर्म के एहसास से आंखें बंद हो गई थी। स्त्री और पुरुष के प्रेम में यही सबसे बड़ा अंतर होता है। पुरुष जहां प्रेम को खुली आंखों से देखते हुए समझकर समेटता है, वही स्त्री आंखें बंद करके उसे प्रेम को अपने भीतर महसूस करके उसे समेटती है और इस प्रेम को समेटने में वह समझने की कोशिश तो बिल्कुल नहीं करती। ये दिल के मसले हैं साहब, यहाँ दिमाग के की दलीलें काम नहीं आती। और रात जी साहिर के प्रेम के जिस रूप को जिंदगी ने अनुभूत किया था वह तो उसके रोम रोम में बस चुका था। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसने कल खुली आंखों से सपना देखा था या फिर वह सपना सच में हकीकत बनकर उन दोनों के दाम्पत्य जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ा चुका था। अब तक जिंदगी को जहां ये कदम बढ़ाना मुश्किल लग रहा था, वही साहिर ने एक ही झटके में सारी दूरियां मिटा दी थी। एक आम लड़की की तरह जिंदगी ने जब कभी भी इस हसीन रात के बारे में पहले सोचा था तो खुद शर्म से अपनी आंखें बंद कर ली थी और साहिर के व्यवहार को देखते हुए तो उसे ऐसा लगता था जैसे ये बंद आंखों का सपना सच होगा या भी नहीं। अगर केवल प्यार होता तो अधूरा रह जाता, परंतु ये प्रेम था जो अपने आप में संपूर्ण होता है और कल रात इस प्रेम ने अपनी संपूर्णता प्राप्त कर ली थी। उद्धरण चिन्ह। कल रात साहिर के प्रेम के जिस रूप को उसने देखा था वह अपने आप में अनोखा एहसास था। मानना पड़ेगा राणा सा, आप सच में बहुत डेयरिंग हो। जिंदगी ने धीरे से अपनी उंगलियां साहिर के बालों में चलाई तो साहिर के हाथ जिंदगी के ऊपर और मजबूती से कस गए। ऐसी नींद में भी एक एहसास हो कि जिंदगी को अपने से दूर जाने नहीं देना है। जिंदगी के होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। जिंदगी चुपचाप साहिर के चेहरे को देख रही थी। कई बार उसने साहिर के चेहरे को गौर से देखने की कोशिश की थी, लेकिन जब वह जागा हुआ रहता था तो उसके चेहरे पर नजर डालना भी मुश्किल होता था। आंखों तक तो नजर पहुंचते पहुंचते खुद पलकें झुक जाती थी, पर आज साहिर उसके जितने नजदीक था कि वह आराम से उसे देख सकती थी, क्योंकि साहिर की पलकें जो बंद थी। जिंदगी गौर से उसे देखते हुए उसके एक एक नक्शे को अपने दिल पर उतार रही थी। इसमें कोई शक नहीं था कि शाहिद मर्दानी खूबसूरती का नायाब शाहकार था, और अब इसमें कोई भी शक बाकी नहीं रह गया था कि ये खूबसूरत मर्द न सिर्फ उसके हाथों की लकीरों में था बल्कि उसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका था, जिसे कल रात उसने पूरी तरह से पा लिया था। साहिर को इस तरह से सुकून से सोते हुए देखना भी एक सुखद एहसास था, लेकिन नज़र सामने सीधे वॉल क्लॉक पर गई, जहां सुबह की 6 बजे बज रहे थे। 6 बजे तक साहिर जाग जाता था। तभी साहिर ने हल्के से करवट ली। हे भगवान, कहीं जग ना जाए। अचानक से जिंदगी के दिमाग में ये ख्याल आया। सोए हुए साहिर से तो इतनी टूटकर शर्म आ रही थी, अगर जाग जाता तो क्या होता। आंखें बंद करके इस स्थिति की कल्पना की तो साहिर के आंखों की शरारती चमक दिखाई पड़ी। जिंदगी ने अपनी जीभ दांतों तले दबा ली थी। रात भावनाओं के आलम में तो कुछ समझ नहीं आया था, लेकिन दिल में अब अजब सी हलचल हो रही थी। पेट में तितलियां उड़ने लगी थी और वो खुद हवाओं में उड़ने लगी थी। धीरे से हल्के से अपने आप को साहिर की गिरफ्त से छुड़ाया और अपनी जगह पर तकिया रखकर इतनी सावधानी से बिस्तर पर से उतरी जिससे कि साहिर की नींद ना खुली और जल्दी से अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में भागी। आज तो ऐसा एहसास साथ में था कि जैसे लग रहा था उसका खुद का शरीर भी अब अपना नहीं। शरीर के हर हिस्से पर साहिर प्यार की निशानी थी, जिसने सीधे दिल पर अपना स्थायी नाम लिख दिया था।
जिंदगी जब नहाकर वॉशरूम से निकली तो उसने एक नज़र सोए हुए साहिर पर डाली। तभी साहिर का फ़ोन वाइब्रेट होना शुरू हुआ। फ़ोन को जनरली वह साइड टेबल पर रखकर सोता था। इस वाइब्रेशन की आवाज़ से जिंदगी के देखने में खलल पड़ा और तेज आवाज़ न हो, इसके पहले जिंदगी ने उसे उठा लिया। इरादा फ़ोन को बिल्कुल म्यूट करने का था, लेकिन प्रेम का नाम देखकर ग्रीन बटन प्रेस कर दिया और फ़ोन लेकर साहिर को देखते हुए थोड़ा किनारे हो गई, ताकि उसकी आवाज़ से भी साहिर की नींद ना खुले। जी काकोसा, घनी खंभा, खूब खुश रहो, भगवान तुम्हें बहुत सारी खुशियाँ दे। कैसी हो बेटा? जिंदगी की आवाज़ सुनकर प्रेम ने पूछा। मैं अच्छी हूँ, आप बताइए। हम सब भी अच्छे हैं। और बताओ कल कहाँ घूमने गए थे? प्रेम ने सरसरी अंदाज में पूछा। जिंदगी की आंखें शर्म से बंद हो गई थी। वो कल हम दिल्ली से बाहर हाईवे की तरफ निकल गए थे। जीभ को दांतों तले दबते हुए जिंदगी ने जवाब दिया। साहिर उठ गए हैं, जरा उनसे मेरी बात करवाओ। उद्धरण चिन्ह। नहीं काकोसा, वो हमें कल रात आने में देर हो गई थी और वहां से आने के बाद उन्होंने ऑफिस का काम शुरू कर दिया था। लगता है रात को देर से सोए हैं, इसलिए अभी तक नहीं जागे। आप बोले तो जगा देती हूँ। जिंदगी को अब बहाना भी नहीं सूझ रहा था। अच्छा कोई बात नहीं, जगाने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में तो ठंड वैसे ही बहुत तेज पड़ती है। साहिर उठ जाए तो उनसे कह देना कि वो मुझे कॉल कर ले और तुम अपना ध्यान रखना। इस ठंड में इतनी सुबह उठने की जरूरत नहीं है, प्रेम ने कहा। जी काकोसा। इसके अलावा प्रेम ने उसे फ़ोन पर ही ढेरों हिदायत ठंड से बचने की दे डाली थी। अब जिंदगी क्या बताती कि वह इतनी सुबह नहा चुकी है। प्रेम के बाद दामिनी जी से भी बात हुई और इन दोनों से बात करके जिंदगी ने तेजी से अपने बाल संवारे और साहिर को इस तरह से सोता हुआ छोड़कर नीचे हॉल की तरफ जाने को हुई। आज साहिर को जगाने की हिम्मत तो उसके अंदर बिल्कुल नहीं थी। दिल में कई शरारती ख्याल आ जरूर रहे थे, जो कि न जाने कितने टीवी सीरियलों की दी हुई मेहरबानी थी, लेकिन उसके बाद होने वाले अंजाम उसकी हिम्मत तोड़ दे रहे थे। ना बाबा ना, सोते हुए शेर को जगाना बिल्कुल सही काम नहीं होगा। एक गिफ्ट के बदले में इतना जबरदस्त रिटर्न गिफ्ट लेना तो कोई इन्हीं से सीखे। अब मेरे बस में इन्हें कोई सरप्राइज करना नहीं है। अपने दोनों कानों को दोनों हाथों से छूते हुए जिंदगी ने धीरे से कमरे का दरवाजा लगाया और बाहर निकल गई। शायद रात में हुए दिलकश लम्हों की मेहरबानी थी कि आज साहिर की नींद बिल्कुल समय से नहीं खुली। वह आराम से 8 बजे तक सोता ही रह गया और किसी ने भी उसे जगाने की जरूरत नहीं समझी थी। लगातार बजते हुए सेल फोन की आवाज़ से उसकी नींद में खलल महसूस हुआ था। हल्के से आंख खोलकर देखा तो अपने बिस्तर पर वह अकेला ही सो रहा था। पर जैसे ही नज़र ब्लैंकेट के अंदर अपनी हालत पर गई तो आंखें झटके से खुल गई थी। इधर फ़ोन बजकर बंद हो गया था, लेकिन साहिर के होठों पर एक मुस्कुराहट आकर ठहर गई थी। हाथ बढ़ाकर देखा तो अर्जुन का कॉल था। तुरंत अर्जुन के नाम पर एक मैसेज छोड़कर कि आई विल कॉल यू लेटर। साहिर अपने धुन में मुस्कुराते गुनगुनाते वॉशरूम की तरफ चला गया। इस बात से अनजान की सिसोदिया अपना दूसरा चाल चल चुका है। आग लग चुकी थी, लपटों का असर देखना बाकी था। इंजॉय रीडिंग। अमरिंदर जी को सारी रात नींद नहीं आई थी। घर परिवार की सारी बातें प्रेम जी और जितेंद्र जी से जानने के बाद मन का पछतावा बहुत बुरी तरह से घेर आया था। कभी भी यह नहीं सोचा था कि उनका नाम लेकर उनके ही परिवार को इस तरह से छल किया जाएगा। अपने किए हुए का पछतावा तो बहुत दिनों से था कि धन संपत्ति के चलते अपना घर परिवार, अपना देश, अपनी रियासत सब कुछ छूट गया, लेकिन उनके नाम को इस तरह से उछालकर उनके परिवार के साथ ये किया जाएगा, पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। ये तो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। आज जिंदगी में पहली बार अपनी बेवकूफ़ी पर गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने क्यों नहीं समय रहते अपने बड़े भाई की बात सुनी थी।
उस वक्त तो बस यही लगता था कि सब लोग इसलिए समझा रहे हैं कि वो सबसे ज्यादा पैसा उड़ाते हैं, तो आखिर यह संपत्ति है किस लिए। वो नहीं उड़ाएंगे तो उनकी आने वाली पीढ़ी उड़ा ही देगी। तो उससे अच्छा है कि अपनी जिंदगी को ही ऐशो आराम से गुजारा जाए। पैसे उड़ाने का मलाल नहीं था, पर उन सब चीजों में परिवार के साथ जो हुआ था वह दिल को छेद रहा था। अमला ने वो गाड़ी घर भिजवाने के नाम से ली थी। अपने घर भिजवाने के नाम से, तो फिर वह मेरे घर कैसे आई? कहीं इन सब चीजों में अमला भी तो शामिल नहीं है? सत्यम की आंखों का सवाल उनके दिल में घर कर गया था, पर ये दिल अमला को दोषी मानने से साफ इनकार कर रहा था। अमला के साथ उन्होंने अपनी जिंदगी के 27 साल गुजारे थे, इसलिए अमला को वह अच्छे तरीके से समझते थे। उसके गुस्से को भी जानते थे। गुस्से में वह शब्दों की मर्यादा भूल जाती थी। पर अमला किसी को मारने की साजिश कर सकती है, इस बात को मानने से दिल इनकार कर रहा था। अमला ऐसा नहीं कर सकती है, और अगर कर भी चुकी है तो इसमें अमला नहीं बल्कि मैं दोषी हूँ, क्योंकि मैंने ही अमला पर आंख मूंद कर भरोसा किया और अमला का भरोसा मेरे कारण सिसोदिया परिवार पर बना। वरना अमला सिसोदिया परिवार को पहचानती ही कहाँ थी। हो सकता है कि अमला की नादानी का फायदा उठाकर सिसोदिया परिवार ने ये चाल चली हो, लेकिन अमला किसी की जान नहीं ले सकती। क्या करूं? अमला से पूछूं क्या कि उसने गाड़ी हमारे परिवार वालों के नाम से भिजवाई है? और क्या सिसोदिया परिवार में उससे संपर्क किया था? लेकिन यही तो डर लग रहा है कि अगर वह इन सब चीजों में शामिल हुई तो मानेगी नहीं, बल्कि अगर जान जाएगी कि मुझे शक हो गया है तो सतर्क हो जाएगी, और कहीं इसी सतर्कता में उसने फिर से सिसोदिया परिवार से संपर्क किया तो इन लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगी। और अगर कहीं शामिल नहीं हुई तो फिर उसके जो टेप रिकॉर्डर शुरू होंगे कि हमें फिर से देश छोड़ने के लिए विवश कर देंगे, क्योंकि इतना बड़ा इल्ज़ाम सुनकर वह शांति से तो बैठेगी नहीं। प्रेम भाईसा और जितेंद्र के लिए जो उसके मुंह से फूल झड़ेंगे कि किसी को भी बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा। अमला का नंबर अपने फ़ोन पर देखते हुए अमरिंदर जी सोच रहे थे, नहीं नहीं, अमला से बात करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। ये सब कुछ मुझे अब सत्यम के ऊपर छोड़ देना चाहिए। वैसे भी संपत्ति जब उसके नाम से है तो अब तो इन सब चीज़ों का वही मालिक है। अगर लेना चाहता है तो ठीक है, नहीं लेना चाहता है तो भी उसके लिए इतनी संपत्ति काफ़ी है कि वो पूरी जिंदगी आराम से गुजार सकता है। लेकिन अगर लेना चाहता है तो प्रॉब्लम है, क्योंकि सिसोदिया शांति से नहीं बैठेगा। ऐसे में सत्यम की जान को प्रॉब्लम हो सकता है। पर अब मुझे प्रेम भाईसा के साथ साथ जितेंद्र पर भरोसा रखना होगा। इन लोगों ने साहिर को जब इन सब चीज़ों से बचकर रखा है तो यह मेरे सत्यम को भी बचाएंगे। और वैसे भी अगर मैं सत्यम से कुछ कहूँगा तो वह सुनेगा नहीं, क्योंकि उसकी आंखों में मैं गुस्सा देखा है। कल सुबह होते ही मुझे सत्यम से इस मैटर पर बात करनी होगी। अमला को इस चीज़ की जानकारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर कहीं गुस्से में सत्यम ने अमला से सवाल किया तो अमला इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और चीज़ काफ़ी उलझा जाएगी। उद्धरण चिन्ह। कुल मिला जुला कर अमरिंदर जी ने यही डिसीजन लिया था, क्योंकि सारे वकीलों ने साफ कह दिया था कि अगर उन्हें अपनी संपत्ति वापस पानी होगी तो सामने से सिसोदिया के आना पड़ेगा। जिस आदमी ने इतने सालों तक उसे संपत्ति पर अपना अधिकार जमाया है, इतने सारे उल्टे सीधे दांव चले हैं, किसी की जान लेने से भी नहीं हिचकिचाया है, वो इतनी आसानी से तो संपत्ति वापस देने से रहा, और उसमें भी वैसी संपत्ति जिसकी कीमत करोड़ों में नहीं अरबों खरबों में थी। ऐसे में टकराव की स्थिति बन सकती थी और सत्यम कीमत पर अपनी पुश्तैनी संपत्ति छोड़ने के हक में नहीं था। उसके लिए अमरिंदर जी का परेशान होना लाजिमी था। आखिर वह उनका इकलौता बेटा था। जो संपत्ति चली गई उसका तो वह शोक मनाकर भी ज्यादा मलाल नहीं रख सकते थे, पर अगर उस संपत्ति की कीमत उनका बेटा था तो ये कीमत उनको बहुत ज्यादा महंगी पड़ सकती थी, और यही चीज़ उन्हें सोने नहीं दे रही थी।
सारी रात उन्होंने कांटों के सेज पर बिताई थी और सुबह होते ही सत्यम के कमरे का दरवाजा खटखटा दिया था। आ जाइए डैड, मुझे पता है कि यह आप ही हो। सत्यम ने बेड पर बैठे बैठे ही कहा। अमरिंदर जी अंदर आ गए। सत्यम का लैपटॉप खुला हुआ था और पूरे बिस्तर पर प्रॉपर्टी के पेपर से लेकर न जाने कहां के लीगल एडवाइजर के पेपर वगैरह बिखरे पड़े थे। प्रतापगढ़ सिटी प्रोजेक्ट का नक्शा से लेकर उसकी खुद की जमीनों का नक्शा भी था। कमरे की हालत देखकर ही उन्होंने अंदाजा लगा लिया था कि सत्यम भी पूरी रात सोया नहीं था। उसके आंख की लाली उसके रतजगे की गवाही दे रहे थे। फिर भी उन्होंने पूछा, कुछ ज्यादा काम था क्या? हाँ, प्रतापगढ़ सिटी प्रोजेक्ट के बीच बीच में अपनी जमीन देख रहा हूँ, उनकी वैल्यू और प्राइस देख रहा हूँ कि भाई सा ने इन सब चीजों के लिए कितनी कीमत चुकाई है। उद्धरण चिन्ह। लग रहा है कि सारी रात सोए नहीं हो। उद्धरण चिन्ह। सत्यम ने हाथ मेरा लिया हुआ कागज बेड पर रख दिया और पूरी तरह से अमरिंदर जी की तरफ मुड़ गया। अपने सवाल के जवाब में सत्यम की आंखों में उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसको देखकर वह खुद सहम गए थे। क्या था इन आंखों में, जानने के लिए बने रहे अगले भाग तक। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।